चलिए टॉपिक वहां रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म हो गया। डिस्पर्शन लिख गया हो गया, अब लिख करके इसमें रिफ्लेक्शन कर दोगे, उसी में पढ़ा देंगे आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। जो एक्चुअल में प्रिज्म कैसे बनता है इसको सिखा देते हैं इसको। मान लिया जाए कि ये तीन आपके पास, मान लो कि बुक है, ये हो गया, ठीक है, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस मान लो ये है ना, इसे कहते हैं हम लोग प्रिज्म। नीचे एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, बाकी फ्रंट और बैक सरफेस जो क्या है ट्रायंगल शेप में है ना, इसी को प्रिज्म का नाम दिया गया है, ठीक है। तो प्रिज्म का जो फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। ड्रॉ करना आपको बिल्कुल फ्रंट फेस को, फ्रंट फेस मतलब क्या, सामने का फेस, सामने का फेस जस्ट लाइक क्या है ट्रायंगल है, इसी को कहते हैं लोग प्रिज्म। और इसका हम एक्चुअल फिगर ड्रॉ करना चाहें तो एक्चुअल फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, बुक में दिया हुआ है इस तरह से। देखो ड्रॉ करते ही हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल इसके जस्ट पैरेलल हो जाए, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल। दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको ज्वाइन किया तुमने, इस सरफेस को ज्वाइन किया और इस सरफेस को ज्वाइन किया। इस साइड से माउथ देख रहे हैं, लग रहा है ना साफ साफ कि एक आपका फेस बोलो क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेस ए बी सी मान लो ये है और ये मान लो डी ई एफ है। तो इसका कितना रेक्टेंगुलर फेस हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेस तो हो गया आपका डी ए बी ई हो गया, दूसरा कौन हो गया डी ए सी एफ हो गया और तीसरा बी सी एफ ई हो गया। तीन रेक्टेंगुलर फेस है और दो रेक्टेंगुलर फेस होगा, ठीक है। इसी प्रिज्म का हम फ्रंट पार्ट मतलब इस तरह देख रहे हैं ऐसे प्रिज्म रखा हुआ है, फ्रंट पार्ट कौन एबीसी, उसको निकाला गया यहां से, ये फ्रंट पार्ट एबीसी दिखा रहा है वहां पर, इसका यूज करना हम लोग को क्वेश्चंस में और प्रूफ में भी। चलो प्रिज्म का फिगर ड्रॉ कर लोगे। ये फिगर डिफाइन लिखाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ डिफाइन लिखाएंगे आपको भी, उससे जुड़ा हुआ टर्म रहेगा। मेन फिगर यही है, वो यूज करेंगे भले, लेकिन जो मेन फिगर है वो एक्चुअल फिगर वही यूज करना है। ठीक है, देखो फिगर ड्रॉ करने का नाम लिख दिए, देखो फेसेस ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी विच आर inclined at a certain angle is called refracting faces, of the prism and the common arm AD शाब्दिक नाम AD, इस फेस में भी AD है और इस फेस में भी AD है ना, AD को कॉमन आर्म हो गया, उसी कॉमन आर्म को कहते हैं, एंड कॉमन आर्म AD इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। इस कॉमन आर्म एडी को कहा गया है रिफ्रैक्टिंग एज। जो आर्म दोनों में कॉमन है उसको रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं।
और इस एंगल को, एंड एंगल BAC है ना, वो किसके इक्वल, एंगल EDF के इक्वल होगा, उसको एंगल A कर रहे हैं, जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। इस दोनों ट्रायंगुलर फेस जो है उसका वर्टिकल एंगल जो होगा टॉप का, उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा गया है। ठीक है, एक और लिखो, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है इसमें, प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, मान लो कि ये प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म को आप 20 से ऊपर से मतलब मान लो सामने में ऐसे रखा हुआ है प्रिज्म, एक ऐसे है ना, ये ऐसे हो गया, सामने ऐसे फेस, इसको परपेंडिकुलर यहां से काटेंगे, जितना भी कट बनेगा उन सारे कट को आप सामने से देखिएगा तो इस टाइप से बनेगा। इसी को कहते हैं हम लोग हैं प्रिंसिपल सेक्शन। मतलब प्रिंसिपल सेक्शन क्या है, तो जब भी किसी प्रिज्म को आप परपेंडिकुलरली काट रहे हैं कॉमन आर्म के क्रॉस, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेक्शन का दिखाने की जरूरत नहीं, पूछना नहीं, बस मेन ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ गए, हम लोग पढ़ा रहे हैं ये प्रिज्म के बारे में पढ़ाया, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म क्या है उसको समझना अच्छे से। प्रिंसिपल सेक्शन भी हो गया, प्रिंसिपल एज भी हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म भी हो गया, है ना, ये सब टर्म को याद रखिएगा। चलिए, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म को समझना तो रिफ्लेक्शन प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये मान लिया जाए एक प्रिज्म है, प्रिज्म का कौन सा सेक्शन है, ये प्रिंसिपल सेक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। इसका नाम हम बुक के देते हैं अकॉर्डिंग, ताकि दिक्कत भी नहीं होगा समझने में। ABC जस्ट कुछ रेफरेंस दिखाए थे। ABC एक प्रिंसिपल सेक्शन है, एक इंसिडेंट रे इस पर गिरा है, इस इंसिडेंट रे को हम लोग कहे PO। PO क्या है, इंसिडेंट रे है, जो इस प्रिज्म के इस फ्रंट फेस AB पे गिरा। तो ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये हो गया नॉर्मल हो गया ना। इस नॉर्मल को हम लोग नॉर्मल क्यों नाम दिए हैं, ठीक है। अगर ये प्रिज्म का ये फेस नहीं होता तो लाइट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी का स्ट्रेट लाइन मूव करता, बट प्रिज्म के होने के कारण लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेलर से बेंड जा रहा है, बेंड करेगा कहां, टुवर्ड्स नॉर्मल, जरूर पड़ेगा, नॉर्मल पर बेंड किया और इस तरह से वो मूव कर गया। फिर इस पर गिरा तो यहाँ पर फिर ड्रॉ किए, सेकेंड नॉर्मल, नॉर्मल 2 हो गया। लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, लाइट कहां से कहां आया, लाइट था डेंसर से रेलर, बेंड करेगा कहां, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे इस तरह जाएगा। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ कीजिए फर्स्ट में आप लोग, इसका नाम फिर लिखाते हैं, फिर से फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। इसको एंगल, इसको पॉइंट Q माना है इसमें, ये है पॉइंट Q, एक नाम पूछ दिया मैंने इसको, नाम मान लो, इसको N मान लो, इसको N डैश मान लो, इस पॉइंट को पॉइंट R का, इस पॉइंट को पॉइंट S का, बस। हो गया, चलिए ध्यान से सुनो आगे क्या बोलना चाहते हैं। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, इसके बीच बने एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाया है इसे। इसको पीछे और बढ़ा दिए, इसको भी पीछे बढ़ा दिए, दोनों किसी न किसी पॉइंट पे कट रहा है। इस पॉइंट को हम लोग मान लिए पॉइंट N,
ये आई है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रे के लिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर नहीं आर डैश माना, ठीक है, बुक के अंदर चल रहा है, ऐसे मानना चाहिए इसको आई डैश, बट क्या मान लिया, आर डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लिया, और ये एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्शन हो गया ना इसके थ्रू, इसको मानना चाहिए आर डैश, बट क्या माना बुक में, आई डैश। कोई दिक्कत नहीं होने इससे होगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट सरफेस के लिए, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सेकंड सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, आर डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए, और आई डैश के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए। तो इसको एक्चुअल में आर डैश, इसको आई डैश होना चाहिए क्या, ये उल्टा कर लिखा है, चलिए बुक के अकॉर्डिंग सही है, ये नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए उसके बाद ध्यान देना फिर से एक बात, ये पूरा 90 होगा, ये पूरा भी क्या 90 होगा ना, क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी क्या नॉर्मल ही है, ठीक है। यहां तक अगर ये नहीं होता, मतलब कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट एक्चुअल में इस तरह से बढ़ता हो, लेकिन प्रिज्म होने के कारण 2 बार इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ा, और एक्चुअल में लास्ट में वो किया इस तरह से, ये एक्चुअल पाथ इंसिडेंट रे का है, और ये रिफ्रैक्टेड रे का बढ़ाने के बाद जो बना पार्ट हुआ है, इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, दिखाते किससे हैं, डेल्टा से, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, एंगल बिटवीन प्रोड्यूस्ड एक्चुअल प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड एक्चुअल प्रोड्यूस्ड रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्रैक्टेड रे लास्ट में मिला हम लोग को, उसको प्रोड्यूस के पीछे की ओर, और एक्चुअल प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे दोनों के बीच जो बना एंगल उसको डेल्टा कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका नाम मान लोगे m, जिस पॉइंट पे कटा उस पॉइंट को m कहा गया है। इस एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम लोग डेल्टा यूज किए। हो गया, चलिए नेक्स्ट अब ध्यान देना फिर से, इन ट्रायंगल क्यू एन आर की बात कर रहे हैं, क्यू एन आर ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है ना, क्यू एन आर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, इस तीनों का सम 180 होगा, इस एंगल इस एंगल इस एंगल का सम 180 होगा ना, 180 लिखा गया इसको। अब ध्यान देना फिर से, एंगल क्यू एन आर को क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू एन आर को आप चाहे तो लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए। जानते हो कैसे, देखो ये क्वाड्रेंटल बन रहा है यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये पूरा एक क्वाड्रेंटल है, कौन, ए क्यू एन आर है क्वाड्रेंटल, ए क्यू एन आर एक क्वाड्रेंटल है। इस क्वाड्रेंटल में ये एंगल 90, तो ये पूरा भी क्या होगा, ये पूरा भी 90 ही होगा, ये पूरा भी 90 होगा, 90 प्लस 90 कितना 180। जब ये दोनों का सम 180 तो इस दोनों का सम भी क्या 180 होगा ना। जब ये दोनों का सम 180 है तो इस एंगल को हम लोग 180 माइनस एंगल नहीं कहेंगे, इस एंगल को, अरे ये चारों का सम 360 होता है ना, इस दोनों का सम 180 हो चुका है, तो बाकी बचा हुआ ये दो एंगल का सम 180 होगा, जिसमें इसका मान हम लोग जो लाए हैं क्यू एन आर, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल है। तो जहां पर आपके पास क्यू एन आर था वहां 180 माइनस क्या एंगल है, क्यों,
तो कहेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल क्यू एंड आर, इस दोनों का सम कितना है 180, इसीलिए ठीक है। चलिए यहां से पूरा 180 कट गया, 180 कट गया, एंगल ए का मान क्या आ गया आर प्लस आर डैश, ये एक फॉर्मूला प्रूफ हुआ। चलिए की फर्स्ट टेंस को हो गया। ये फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है फर्स्ट सरफेस से वो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे है फर्स्ट सरफेस, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखोगे इन ट्रायंगल एम क्यू आर, ये मेन फॉर्मूला होगा अब प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल एम क्यू आर, इन ट्रायंगल एम क्यू आर, ट्रायंगल एम क्यू आर में इन ट्रायंगल एम क्यू आर, बोले ट्रायंगल का बाहर का एंगल कौन है एम क्यू आर में, एम क्यू आर में इस साइड बढ़ाए हैं, बाहर का एंगल डेल्टा है, बाहर का एंगल डेल्टा जो होगा किसके इक्वल होगा एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू के। क्यों पढ़े हो क्लास 10th में भी एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़े हो ना। एक ट्रायंगल के बाहर का एंगल होता है जिसके साथ बन रहा छोड़ देंगे उसको, बाकी बचा हुआ दो एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए डेल्टा को डेल्टा छोड़ दिए, बोले एंगल एम क्यू आर को क्या कहेंगे, एम क्यू आर मीन्स कौन एंगल, ये एंगल ना, बोले ये आई तो वर्टिकली अपोजिट से ये पूरा भी आई, ये आई तो ये वर्टिकली अपोजिट आई नहीं होगा, अरे ये एक्चुअल रे है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट से आई तो ये पूरा आई होगा ना। आई में आर कितना बताइए आई माइनस आर, सही है, ठीक है, प्लस एम आर क्यू को भी वैसे ही क्या कहेंगे फर्स्ट में एम आर क्यू को, ये आई डैश ये पूरा भी आई डैश में आर डैश गया, मतलब क्या बचेगा आई डैश माइनस आर डैश, सही है। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना आएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, सही है। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आर प्लस क्या आएगा आर डैश, तो दिक्कत किसी को, इससे माइनस कॉमन निकाले आर प्लस आर डैश, अब माइनस कॉमन निकाले क्यों, क्योंकि नीचे आपने एक फॉर्मूला तैयार कर रखा पहले से, क्या नीचे में फॉर्मूला तैयार हो चुका है कि ये फॉर्मूला किसका होता है ए का एंगल ऑफ प्रिज्म का, मींस आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश, मींस यहां से फॉर्मूला जो प्रूफ हुआ वो ये हुआ कि सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ व्हाट डेविएशन is always equal to sum of angle of incidence and angle of emergence। जिस एंगल से बाहर निकला उस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे ना, आई डैश के एंगल ऑफ इमर्जेंस है जो बाहर निकला वो इमर्जेंट रे, ये कौन रे, एक्चुअल में इस रे को आप इमर्जेंट रे कहिएगा, जो आपका लेंस से मिरर से बाहर होता है, मतलब जो स्लैब से बाहर होता है वो इमर्जेंट रे में काम कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं सम ऑफ व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस दोनों आ गए, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला होगा, ये भी मेन है
ए इक्वल आर प्लस आर डैश का यूज किए वहां। और राइट, नेक्स्ट टॉपिक अगेन, फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। देखो यहां से इसको टॉपिक था फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है आपके सामने है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए मींस आई डेल्टा इक्वल टू क्या, आई प्लस ई माइनस ए कर सकते हैं। ई एंगल ऑफ क्या, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस को आई डैश कर रहे हैं। देखो यहां पर ये तुमको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ ई लिख दिया, ई फॉर इमरजेंस हो गया। एज आई डैश क्या कंफ्यूज करते हो आप, डेल्टा डिपेंड किस पर किया, पहला आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल से तुम लाइट गिरा रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस तो बाद में मिला आपको ना, इस पर डिपेंड तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है इस पर ना, इसको आप चेंज करो, ये चेंज कर जाएगा। इसका मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा डिपेंड्स ऑन व्हाट, एंगल ऑफ व्हाट, इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये फिक्स रहेगा। तो तुम जो ग्लास लोगे वही इसका एंगल रहेगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये फिक्स है। इस पर डिपेंड भूल से मत करेंगे, एंगल ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन इमरजेंस, ये तो बाद में मिलता, लास्ट में मिलता है ये, और क्लियर रहेगा। तो पहला फैक्टर क्या बोलोगे, फर्स्ट फैक्टर कहोगे, सुनो नोट नहीं करना होगा, फर्स्ट फैक्टर कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड एंगल ऑफ प्रिज्म, उसके बाद 3 और 4 दो और फैक्टर। अब सोचो कि एंगल आई हम गिरा दिए, अब एंगल आई कितना इधर मुड़ेगा वो डिपेंड करेगा ग्लास कैसा लिए हो। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक आखिरी और है, अब जो लाइट तुम गिरा रहे हो वो लाइट का जो वेवलेंथ होगा, प्राय वेवलेंथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली वैरी करता है ना। इसका मतलब जो लाइट यूज कर रहे हो, रेड यूज कर रहे हो कि वायलेट यूज कर रहे हो, ग्रीन यूज कर रहे हो, कौन सा लाइट यूज कर रहे हो, उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा ना। वेवलेंथ अलग अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग तो बेंडिंग अलग अलग, बेंडिंग अलग अलग तो हम लोग कहेंगे कि आपका डेल्टा भी अलग अलग, ठीक है। इसका मतलब वो 4 बात कौन सा हो गया, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस प्राइम फैक्टर हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म प्राइम फैक्टर वो भी है, तीसरा एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, तीसरा एंगल ऑफ क्या बोलोगे, एंगल नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। देखो फर्स्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड फैक्टर लिखो, फिर सेकेंड फैक्टर लिखोगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक, ब्रैकेट में कर दोगे ए आई कलर हम आई कर दोगे, फर्स्ट वाले में ब्रैकेट में आई कर दोगे, सेकंड वाले में ब्रैकेट में कैपिटल ए कर दोगे, कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। थर्ड लिखोगे नेचर ऑफ ग्लास मटेरियल, नेचर ऑफ ग्लास मटेरियल, ग्लास किस मटेरियल का बना उस पर, नेचर ऑफ ग्लास मटेरियल। और लास्ट मींस फोर्थ लिखोगे वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है आपको। चलो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इसका पूछता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। देखो वेरिएशन ऑफ, टॉपिक बना करके वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन with angle of incidence, with angle of incidence, आपको क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ डेल्टा विथ आई, है ना। वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ डेल्टा
विथ आई, क्या इसको इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। वो कैसे वेरी करता है देखिए, इसका एक लिमिट है, ध्यान देना इसमें। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दो एक्सिस ड्रॉ किए पहले हम लोग। इस एक्सिस पर लिए डेल्टा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन लिए हम लोग फर्स्ट वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर लिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसका वेरिएशन कैसे होता है, इसके ग्राफ को बिल्कुल ध्यान रखोगे, देखिए ग्राफ पहले इस पर ड्रॉ कीजिए। ग्राफ पैराबोला की तरह ड्रॉ कीजिएगा, जस्ट लाइक पैराबोला। यहां पर एक इसके जो सामने लेंगे, और इस जगह पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है कि सबसे अधिक है? इस जगह पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम नहीं है। देखो यहां पर आएंगे, डेल्टा का मान कितना बड़ा है? इस जगह पर डेल्टा का मान सबसे कम है, इस जगह पर डेल्टा का मान इसके इक्वल हो गया ना। मिस डेल्टा सबसे कम यहां बढ़ा, उससे कम, उससे कम, उससे भी कम, उससे भी कम, सबसे कम यहां आ गया, फिर बढ़ते बढ़ते यहां बढ़ गया। इसका मतलब डेल्टा का मान सबसे कम जिस भी पॉइंट पर है उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम मतलब क्या हो गया? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा एम कहीं लिखा हुआ है तो उसे कहेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान में क्या होगा, पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। डेल्टा का मान वैसे वैसे घट रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे आई बढ़ रहा है डेल्टा क्या हो रहा है? घट रहा है। डेल्टा घटते 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 यहाँ पर मिनिमम हो गया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आई और बढ़ेगा, डेल्टा क्या होगा? डेल्टा बढ़ेगा। मतलब कर सकते हैं इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस एंड at a certain stage the angle of deviation is when achieve its minimum value, then after increasing angle of incidence the angle of deviation also increases। ठीक है, समझ आ गया ना? देखोगे यहाँ पर from the given graph it clears that ग्राफ को यहाँ पे क्या पूछता है मुझे ध्यान दीजिए। from the given graph it clears that from the given graph it clears that from the given graph it clears that angle of deviation angle of deviation angle of deviation
decreases initially when angle of incidence increases. When angle of incidence increases, and at certain angle of incidence, जानते हो एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जानते हो क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये घटना कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इमरजेंसी। मींस इसको बढ़ा रहे, आई बढ़ाते 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 आई को एंगल ऑफ इमरजेंसी के इक्वल कर दिए। आई को बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इमरजेंसी के इक्वल कर दिए, तो उस केस में एंगल ऑफ डेल्टा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन आई इक्वल टू व्हाट ई। उस फिगर में आई इक्वल टू ई कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखोगे एंड फर्दर इंक्रीजिंग, उसके बाद फिर बढ़ाएंगे। मान लो यहां तक कम से कम पे आ गए, फिर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ deviation increases continuously. The angle of deviation increases continuously. बढ़ रहा ना, पहले घटा, कौन? डेल्टा घटा। कब तक? जब तक कि डेल्टा कम से कम ना हो जाए। ठीक है, और डेल्टा कम से कम कब हुआ? जब आई का मान लेंगे तो फिर क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, पूरा प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आगे टॉपिक काम करेंगे। ध्यान रखिएगा अच्छे से।